मौजूदा दौर साइंसी दौर है जिसमें ज़िंदगी के तकरीबन हर शोबे में साइंस अपनी तमाम तर तरक्कियात और इंकशाफात के साथ जलवागर है। देखा जाए तो हर साइंसी ईजाद के पीछे किसी साइंसदा का दिमाग कारफरमा होता है जो अपने गर्दोपेश में फैले हुए बेशुमार पेचीदगियों को अपने तौर पर हल करने की कोशिश करता है और इस कोशिश के दौरान वो ऐसी अजीब व गरीब और दिलचस्प मुफीद मालूमात भी फराहम करता है जो बाद में आम लोगों को साइंस के नुकात और हक़ाइक़ समझने में मदद देती हैं। हमारे मुल्क ने भी साइंस के मैदान में ऐसे लोग पैदा किए हैं जिन्होंने अपने तजर्बात और मुशाहदात की रोशनी में हमारे लिए तरक्की और फलाह बहबूद की राहें हमवार की। खुश आमदीद ख़वातीन के इस एपिसोड में आपकी मुलाकात डॉक्टर अंजना गोयल से होगी। डॉक्टर अंजना गोयल वज़ारत साइंस और टेक्नोलॉजी की एक ख़ास स्कीम के तहत उत्तर प्रदेश में मथुरा के वेटनरी साइंस कॉलेज के शोबे माइक्रोबायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी में साइंसदान की हैसियत से कारफरमा हैं। डॉक्टर अंजना गोयल ने 1991 में लखनऊ में वाक़ा काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के सफ़े अव्वल की तजर्बागाह सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट से पीएचडी की डिग्री हासिल की। अपने पीएचडी के मौजू फाइलियारिसिस की बीमारी पर तहक़ीक़ शुरू करने के तकरीबन 10 साल पहले डॉक्टर अंजना गोयल उत्तर प्रदेश हुकूमत की जनपद स्कॉलरशिप हासिल कर चुकी थी। बाद अज़ा उन्हें एकीकृत और नेशनल स्कॉलरशिप से भी नवाजा गया। The positivity of this is that she is the one lady. देखिए, ये साबित है कि वो एक ऐसी खातून है जो इस वजह से भरपूर सिलाओ सताइश की मुस्तहक है कि वो नताइज का एहतमाम करती हैं। वो तजुर्बागाह में जिस जां फिशानी और सख्त मेहनत से काम अंजाम देती हैं, वो नताइज उसी बदौलत वो अपनी काविशों को साफ सुथरे अंदाज में और पूरी वजाहत के साथ अमली शक्ल देने की अहलियत रखती हैं और यही एक काबिल मुहक्किक और साइंसदान की खूबी होती है और यही वो उनका कमाल है जिससे मैं उनकी शनाख्त करता हूँ। अपने कार्य में तो वो सक्षम है ही है, पर जो मेरे और जो स्टूडेंट्स हैं रिसर्च स्कॉलर्स, उनको भी बताती है और उनको बताना तो दूर सिखाती है कि इस कार्य को इस तरह करो। डॉक्टर अंजना गोयल माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में और मैं एपिडेमियोलॉजी डिपार्टमेंट में हूँ। हम लोगों के कुछ काम एक साथ होते हैं, जैसे डीएनए एक्सट्रैक्शन का काम करना है तो हम लोग एक साथ करते हैं, या पीसीआर लगाना है तो हम लोग एक साथ लगाते हैं। इन दिनों आपकी तहकीकी मसरूफियत किस मौजू पर है? हम लोग इस समय 2 प्लांट्स पे काम कर रहे हैं, एक तुलसी और दूसरा है सत्यानाशी। ये दोनों ही प्लांट जो है मेडिसिनल प्लांट्स हैं जो हमारी बॉडी में जाके हमारे इम्यून सिस्टम को मॉडिफाई करके रेगुलेट करते हैं। इम्यून सिस्टम को मॉडिफाई दोनों सेंस में है, या तो किसी चीज़ का अप रेगुलेशन उसको बढ़ाएं या किसी चीज़ को घटा दें। तो हमारी बॉडी में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बॉडी में सेल्स हैं, जो सेल्स उन मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करते हैं। ये सेल्स कहलाते हैं, वो ये मॉलिक्यूल्स हैं साइटोकाइंस। ये हमारे बॉडी में बहुत इनका रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि हमारे पूरे इम्यून सिस्टम को, हमारी पूरी बॉडी की रेजिस्टेंस पावर को रेगुलेट करते हैं। और इन प्लांट एक्सट्रैक्ट से इन मॉलिक्यूल्स में चेंजेस हो जाते हैं, तो उनका लेवल या तो हाई हो जाता है या लो हो जाता है। जैसे इन डिफरेंट जितनी बीमारियां हैं उसमें काफ़ी बीमारियों में ये मॉलिक्यूल्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, तो हमको इनकी क्वांटिटी जो है डिक्रीज़ करनी है। तो कुछ ऐसा मेडिसिनल प्लांट जो कि बॉडी में जाके इन मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी को कम कर दे, वो प्लांट एक्सट्रैक्ट विल बी बेनिफिशियल फॉर दैट डिजीज़।
तो इस तरह से हम इन प्लांट एक्सट्रैक्ट्स का यूज़ कर सकते हैं एज ए इम्यूनोमॉड्यूलेटर। कि हमको इतना मालूम है कि इसमें औषधि के गुण हैं, पर वो किस कारण से है, हमारे शरीर में किस चीज़ को वो उत्पन्न करते हैं जिससे कि हमारे शरीर में वो इम्यून सिस्टम प्रतिरक्षा करने के लिए वो कहते हैं सक्षम है कि नहीं है। इसलिए हमने इसके लिए जो इम्यून सिस्टम हमारा होता है उसके लिए जो बायोमोलिकुल्स होते हैं, अणुजीव होते हैं, जिसे हम साइटोकिन्स कहते हैं, उसके बारे में जानना चाहे थे। क्योंकि आज वर्तमान जो साइंस है बायोलॉजी की, वो इस पे नहीं आती है कि ये फ़ायदा कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब ये होती है कि ये फ़ायदा किस कारण से हुआ है और क्यों हुआ है। इसलिए हमने इसमें ये देखा कि किस साइटोकाइन्स को ये हमारे शरीर में बढ़ाता है और कौन सा साइटोकाइन्स हमें कम करता है। तो ये हमारे जिस्म में पहुंचकर कैसे काम करता है? हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं ब्लड में जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। किसी भी बीमारी के अगेंस्ट में जो हमारी बॉडी में सेल्स हैं जो उन बीमारियों से लड़ने में कैपेबल हैं, उनको वो बढ़ाते हैं। तो इम्यून मॉड्यूलेशन मीन्स कि हमारे उस सिस्टम को, जो प्रतिरोधक सिस्टम है, उसको वो रेगुलेट करते हैं, आइदर बाय डिक्रीजिंग और आइदर बाय इंक्रीजिंग द सिस्टम। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स तो इसमें 50 तरीके हैं और डिफरेंट सब में डिफरेंट है, पर हमको इन के बावजूद भी हमको ये देखना है कि हमारे शरीर के जो प्रतिरोधक सिस्टम है, जो हमारे इम्यून सिस्टम है, उसको किस तरह ये स्टिमुलेट करता है, किस तरह ये उत्प्रेरक का काम करता है। और ये हमको मालूम है कि वर्तमान में हमारे शरीर में 4 ऐसे अणु हैं जो कि एक सेल से दूसरे सेल में सिग्नल देते रहते हैं कि ये होना है तो ये करेंगे, ये करना है तो ये करेंगे। और उससे हमारे डिफरेंट जो सेल लेवल्स हैं, ब्लड सेल्स हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, उनका उतार चढ़ाव होता रहता है। और लिम्फोसाइट के उतार चढ़ाव के होने के कारण ही हमको कभी एक प्रकार की डिजीज़ होती है, बीमारी होती है, और अगर दूसरा लिम्फोसाइट बढ़ जाता है तो दूसरे तरह की बीमारी होती है। उनको कंट्रोल करने के लिए ये साइटोकिन्स होते हैं। इन साइटोकाइन्स को पता लगाने के लिए हमने ये कार्य किया, क्योंकि हमारी जो तुलसी है या जो भी औषधि हैं उसमें साइंटिफिक वैलिडेशन नहीं है, बेसिस नहीं है साइंटिफिक का। हम जानते हैं कि हमारे हज़ारों आदमी यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसे, और हमने उसका साइंटिफिक बेस जानने के लिए कि इसके पीछे वास्तव में क्या साइंस है, क्यों ये औषधि का रूप ले सकती है, उसको हमने पहचानने के लिए ये लिए। और हिंदुस्तान में बहुत कम लोग इस काम को कर रहे हैं। आपके लिए साइंसी तहकीक की क्या तहरीक थी? क्योंकि एक्चुअली जितना भी हमारा जितने भी पुराने आयुर्वेद में या उसमें है, उसमें बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं जिनकी हमको पता है कि वो क्या काम करते हैं, मतलब उनका यूज़फुलनेस पता है, पर वो उनका वैलिडेशन नहीं हो पाया है कि वो किस ढंग से रोल करते हैं, और उनका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। हमारे जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं उन्होंने इन सभी प्लांट का यूज़ बहुत अलग अलग बीमारियों में इनका किया है, पर जब तक हमारे पास उसका कोई साइंटिफिक वैलिडेशन नहीं हो तब तक हम उसको कह नहीं सकते हैं कि ये प्लांट इस काम में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यही चीज़ हम लोग प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी हमारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं वो किस तरह से हमारी कोई भी किसी भी डिजीज़ में अगर वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो किस ढंग से उनका रेगुलेशन कैसे हो रहा है, किस पाथवे के मतलब किस तरीके से वो हमारी बॉडी में जा रहे हैं और रेगुलेशन कर रहे हैं या उस डिजीज़ को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस बात का इल्म आपको है कि ये काम तो कर रही है, लेकिन सही मानों में ये कैसे काम कर रही है इसका इल्म नहीं। इस समत में आपका पहला कदम क्या था? उसका पहला स्टेप तो हम लोग ने जो भी एक्सट्रैक्ट जो प्लांट थे उनकी लीफ से या जिस भी पार्ट से हमको उसका यूज़फुलनेस है, जिसके भी जो उपयोगी है जो वो सब, उससे हमने उसका एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर किया। उस एक्सट्रैक्ट को हमने एनिमल्स में फीडिंग दी है फॉर 15 और 20 डेज़, और उसके बाद हमने जो भी हम सिस्टम
अगर हम रिजॉल्व करना चाहते हैं, जैसे वी आर एस्टिमेटिंग द स्पेशली ऑन द इम्यून सिस्टम पे उसका रोल क्या है। तो उस इम्यून सिस्टम पे हमने उनके लिम्फोसाइट, जिसमें ब्लड में हमारे बहुत सारी जो सेल्स होती है, उन डिफरेंट सेल्स को उनका क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, और वो सेल्स जो छोटे मॉलिक्यूल साइटोकाइन जिनको हम कहते हैं, वो लिबरेट करें तो उनके लेवल को वो अप रेगुलेट कर रहे हैं या डाउन रेगुलेट कर रहे हैं। तो इस चीज़ का हम लोग ने साइंटिफिकली प्रूव किया है। तुम्हारे दम से परोसा है शम्मे इल्मो हुनर, शम्मे इल्मो हुनर, तुम्हारे दम से परोसा है शम्मे इल्मो हुनर। क्या साबित किया? किस बात की निशानदही की आपने? उससे हमें ये पता चला है, जैसे तुलसी का जो ये पौधा है, इसकी लीव्स में इंटरफेरॉन गामा एक साइटोकाइन होता है, जो कि हमारी बॉडी में कैंसर जैसी डिजीज़ेस और ट्यूबरकुलोसिस जैसे डिजीज़ेस को कम करने में बहुत ज़्यादा सहायक है। तो हमारे पास और भी तरीके हैं कि हम क्लोन्ड IL-2 लेकर भी हम किसी को कैंसर हो रहा है या ट्यूबरकुलोसिस है, तो हम क्लोन्ड IL-2 भी उसके अंदर इंजेक्ट करके इस डिज़ीज़ को रेगुलेट कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम होती है, कई प्रॉब्लम्स हैं एक्चुअली, कि जैसे सेल्स में जो इंटरल्यूकिन बनता है वो वहाँ पे काफ़ी हाई कंसंट्रेशन में होता है, और जो हम इंजेक्ट बाहर से करते हैं वो उतने कंसंट्रेशन में वहाँ पे उस सेल्स के चारों तरफ नहीं हो पाता है कि जिससे बॉडी उसके अगेंस्ट बॉडी के वो हेल्पफुल हो और काम करे। दूसरी बात, इसकी जो ये साइटोकाइंस हैं, इनकी हाफ लाइफ जो है वो बहुत कम होती है, तो हमका इनको रिपीटेड इंजेक्शंस इनके हमको देने पड़ते हैं। और जो अगर हम हर्बल प्लांट्स वगैरह लेते हैं तो ये हमारी बॉडी में जाके हमारे उन सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं कि वो इन साइटोकाइंस को प्रोड्यूस करें नेचुरली। तो ये साइटोकाइंस उसी कंसंट्रेशन पे सेल्स के अराउंड प्रेजेंट हैं, और वहाँ पे हमको दोबारा उनकी बार बार रिपीटिशन इंजेक्शंस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कि मैंने इनसे ये कहा था कि इसमें आप पहले जो साइटोकाइन है TNF को इस्तेमाल करिए, तो बोले कि TNF को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, पहले उस चीज़ को इस्तेमाल करें जो कि एक कॉमन है, जो कि दुनिया जानती है, जैसे गामा इंटरफेरॉन। तो मैंने कहा ठीक है, पहले आप इंटरफेरॉन गामा को कंटिन्यू करिए और उसके बाद आप दूसरी चीज़ को लीजिए। एंड शी एडमिटेड, और उसने इस कार्य को किया और दिखाया कि वो ठीक है। इंटरफेरॉन का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? हमने इसमें इंटरफेरॉन के संग संग और भी साइटोकाइंस लिए हैं, पर इंटरफेरॉन का रोल एक्चुअली आजकल जितनी भी डिजीज़ेज़ हैं, एड्स है, ट्यूबरकुलोसिस है, कैंसर है, इन सब में IL-2 और इंटरफेरॉन गामा, इन दो साइटोकाइंस का स्पेशल रोल है। तो इसीलिए हम लोग ने ये दो साइटोकाइंस जो है चूज़ करे थे। दिखाई तुमने नई मंजिलों की राह गुज़र, दिखाई तुमने नई मंजिलों की राह गुज़र, किन नई हकीकतों का इंकशाफ हुआ? इनका हमको ये पता चला है कि तुलसी के खाने से हमारी बॉडी में इंटरफेरॉन गामा और IL-2 का प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है, जो अभी तक नोन नहीं है। हमने रोटा वायरस पे काम कर रहे हैं, जो कि बच्चों में, आदमियों के बच्चों में, जानवरों के बच्चों में डायरिया करता है, और वो जो कार्य है बड़ा जटिल तरीके का है। उसको हम अगर एक पूरा PCR और DNA लेवल पे ले जाएं तो उससे पहले एक RNA पेजिंग होती है, जिससे कि हम 24 आवर्स में, 24 घंटे के अंदर बता सकते हैं कि ये जो रोटा वायरस है कि नहीं है। उसमें भी उसने उसको इवॉल्व करने में, सिस्टम को उसको डिटेक्ट करने में, उन्हें हमारे लड़कों के जो शोध छात्र हैं उसमें उनसे अगर ज़्यादा नहीं तो कम भी उसका योगदान नहीं है। आपको अब तक किस बात से सबसे ज़्यादा मुसर्रत हासिल हुई? सबसे ज़्यादा खुशी जिससे मुझे मिली है, क्योंकि एक आदमी हमारे यहाँ आया था, उसको पूरी स्किन के ऊपर इतना ज़्यादा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन था और डिजीज़ थी कि वो जब आया था तो वो इतना रो रहा था कि ये कह रहा था कि शायद मैं सुसाइड कर लूँ अगर मेरे बच्चे नहीं हों। तो उस डिज़ीज़ में वो रोज़ इम्यूनोसप्रेशन, एक डेक्सामेथासोन होता है, उसका वो रोज़ इंजेक्शन उसे लेना पड़ता था। अगर वो इस इंजेक्शंस को कंटिन्यूस लेता तो शायद 6 महीने बाद उसकी डेथ हो जाती, क्योंकि उसके सारे ऑर्गन्स, जितने लिवर हैं, किडनी हैं, सब के सब खत्म हो सकते थे उस इंजेक्शन से। वो इतना हार्मफुल इंजेक्शन होता है।
और इसके बावजूद वो इंजेक्शंस वो ले रहा था क्योंकि उसके पास उस खुजली को मिटाने का कोई साधन नहीं था। जब इसके बाद हम लोग ने जो ये आर्जिमोन मैक्सिकाना प्लांट यूज़ कर रहे हैं, एक्चुअली इसमें जो है ये बॉडी के इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है। केवल सेल मीडिएटेड, हम लोग के बॉडी में 2 टाइप्स की इम्यूनिटी होती हैं, एक सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और एक ह्यूमोरल इम्यूनिटी। तो जितने भी स्किन रिएक्शंस होते हैं उसमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो काफ़ी हाई हो जाती है। तो ये आर्जिमोन प्लांट का जो लीव्स एक्सट्रैक्ट है ये इस इम्यूनिटी को, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को काफ़ी सप्रेस कर देता है बाय प्रोड्यूसिंग द एक साइटोकाइन है, साइटोकाइन IL-10। तो इस साइटोकाइन पे भी हम लोग ने काम किया है। तो ये आर्जिमोन मैक्सिकाना इस IL-10 का इंक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो कम हो जाती है और बाकी जो 2 इंटरफ्रॉन गामा और IL-2 हैं इनका लेवल कम हो जाता है, क्योंकि ये हमारे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करते हैं। तो इस टाइम को काफ़ी ऐसी डिजीज़ेज़ होती हैं जिसमें हमको अपने इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना पड़ता है। तो इस कारण जब हमने इसको ये साथ में इसके ऊपर लगाने के लिए ऑइंटमेंट की तरह भी दिया था और एक्सट्रैक्ट की फीडिंग भी दी थी, तो विदिन 8 डेज़ उसके इंजेक्शंस छूट गए थे। वो 8 दिन बाद उसने एक भी इंजेक्शन नहीं लिया था और 2 महीने हम लोग इस टाइम हो गए उसको ट्रीटमेंट देते हुए और वो 90% क्योर है। मतलब उसके आँखों में एक ये मायोपिया वगैरह इस टाइप की डिजीज़ हो रही थी जिसका उसको पथरी जिसको बोलते हैं, तो उसका वो केवल ऑपरेशन भी इसलिए नहीं करा पा रहा था क्योंकि उसको इतनी सीवियर इचिंग थी कि डॉक्टर्स ने मना कर दिया था। वो करीब करीब अंधा सा हो रहा था और अब वो अभी 4 दिन पहले हमारे पास आया था। वो इतना खुश था कि मैं परसों मैम एडमिट होने जा रहा हूँ कि जिससे मैं अपने आँखों का ऑपरेशन करा सकूँ और मैं देख सकूँ। तुम्हारे नक्शे कदम से मिलेगा आज़मे सफर, तुम्हारे नक्शे कदम से मिलेगा आज़मे सफर, खुशामदीद ख़वातीन। तजर्बाकार साइंसदानों की नज़र में डॉक्टर अंजना गोयल की साइंसी तहकीक की अहमियत यूं है कि उनके काम से कई नए इम्कानात रोशन हुए हैं। इस प्रोजेक्ट का बिलखुसूस मंशा बीमारियों से महफूज रखने के निज़ाम के उतार चढ़ावों को मयार के मुताबिक बनाए रखना है। यह कयास किया गया कि तुलसी की मदद से इस तहफ़्फ़ुज़ाती निज़ाम को ठीक तरतीब पर रखा जा सकता है। ऐसा समझा जाता है कि वो अज्जा जो हमारे जिस्म के अंदर बीमारियों से महफूज रखने के फेल को दबाने का बास होते हैं, तुलसी अपने असरात से उन अज्जा के अमल रफा कर देती है और अपनी साख्त के जरिए बीज बचाव करती है और इस तरह हमारे तहफ़्फ़ुज़ाती निज़ाम को तक़वियत पहुंचाती है। डॉक्टर अंजना गोयल की साइंसी सलाहियत के क्या मुस्बत पहलू हैं? पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है डॉक्टर अंजना गोयल में कि बहुत लेबोरियस और इंटेलिजेंट वुमेन है। अभी जो प्रोजेक्ट ज़ेर तहकीक है दरअसल वो क्या है? ये प्रोजेक्ट में जो ICR की प्रोजेक्ट है, निशेरिया प्रोजेक्ट, बड़ा प्रोजेक्ट है, वो कंबाइन करके जो पहले से प्रोजेक्ट चल रही है साइटोकाइनिन्स पे DST की, दोनों को मिला के हम एक ऐसा प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं और कर चुके हैं जिससे हम डिजीज़ डायग्नोसिस क्विकली कर सकें और DST की प्रोजेक्ट, साइटोकाइनिन की जो प्रोजेक्ट है उसको इन्वॉल्व करके हम ये देखना चाहेंगे कि फ्यूचर में हम डिजीज़ को कंट्रोल करने में उससे कैसे हेल्प ले सकते हैं। पौधों से जो कीमिया आपने हासिल की उसकी अफादियत के आपके पास क्या सबूत हैं? किसी बीमारी के इलाज में उसे इस्तेमाल करने की कोशिश की आपने? और भी साथ ही साथ एक और भी हम लोग का बहुत अच्छा रिस्पांस आया था तुलसी का। एयरफोर्स में कुछ डॉग्स में एक डिज़ीज़ फैल रही थी, एक फंगल इन्फेक्शन फैल रहा था जो वो किसी भी मेडिसिन से क्योर नहीं कर पा रहे थे। यहाँ तक कि उनके डॉक्टर्स, आर्मी डॉक्टर्स ने भी इस बात को मतलब एक्सेप्ट किया है और उनके 2 डॉग्स इस डिज़ीज़ से ख़त्म हो चुके थे। वो हमारे पास जब इस डॉग्स को लेके आए थे तो हम लोग ने जो ऑस्मोन सेंसिटम का एक्सट्रैक्ट हम लोग ट्राई कर रहे हैं चूहों के ऊपर, तो उसमें सेल मीडिएटेड रिस्पांस काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है। तो हम लोग ने उस जो हमारे फंगल इन्फेक्शन को रोकने के लिए भी फ़ायदेमंद है। तो उन डॉग्स में जब हम लोग ने इस तुलसी का ये एक्सट्रैक्ट दिया था तो वो 100% क्योर हो गए हैं। जहाँ ये बात गौर तलब है कि ख़वातीन का साइंस में हिस्सा कम है, वहीं ये रुझान भी है कि कम अज़ कम हयातियात के शोबे में ख़वातीन तालिब इल्मों की तादाद बढ़ रही है। ये लड़की
डॉक्टर अंजना गोयल के तहकीक में अक्सर मददगार होती है। आपका मौजूद तहकीक क्या है? मैं MBA मास्टर ऑफ वेटनरी साइंस डिग्री के लिए, और मेरा जो काम है वो बेसिकली IBR वायरस पर है। उसमें मैं डेवलपमेंट ऑफ मल्टीप्लेक्स PCR फॉर डायग्नोसिस ऑफ IBR, जो कि कैटल और बफेलो की एक बहुत मेन डिजीज़ है, जिससे कि कैटल में एंड बफेलो में अबॉर्शन हो जाते हैं और एनिमल बेकार हो जाता है, क्योंकि उसके बाद वो मिल्क पर्पज़ के काम के लिए नहीं रहेगा, क्योंकि जब भी एनिमल कंसीव करेगा उसके 3 और 4 मंथ्स बाद वो अबॉर्ट कर जाता है। तो इस डिज़ीज़ के लिए मैं एक किट डायग्नोज कर रही हूँ, जिससे कि उस डिज़ीज़ का डायग्नोसिस हो जाए, तो अपन उस डिज़ीज़, जिन एनिमल्स को वो डिज़ीज़ हो गई है उसे अपन सेग्रीगेट कर दें, बाकी एनिमल से अलग कर दें। अदरवाइज़ एक एनिमल अगर डिज़ीज़ हो गई है एनिमल को, तो वो दूसरे एनिमल्स को भी डिज़ीज़ फैलाएगा। लखनऊ में वाक़ा सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट से डॉक्टर अंजना गोयल ने PhD की डिग्री हासिल की, जहां उन्होंने फील पाउं यानी फाइलियारिसिस पे तहकीक की। इसमें ये एक बीमारी होती है जिसमें हमारे पैर में मच्छर के काटने से होती है, और मच्छरों में एक निमेटोड्स होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, जिनको कहते हैं ब्रूजिया मलाय, और एक दूसरी स्पीशीज़ है व्यूस्टीरिया बैंक्रॉफ्टी। ये हमारे ब्लड में जाके लिम्फेटिक वेसल्स जो होती हैं उनके अंदर चले जाते हैं, और वहाँ पे जब ये डेड हो जाते हैं तो लिम्फेटिक वेसल्स की स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से पूरे बॉडी में, स्पेशली लेग्स में, ये जाके डेड होके पूरे पैर की स्वेलिंग कर देते हैं। तो पैर जो है बिल्कुल एक हाथी के पैर की तरह लगता है, इसीलिए इस डिजीज़ को बोलते हैं एलिफेंटियासिस। में हम लोग ने इन जो ये निमेटोड्स हैं, इनके एंटीजन्स प्रिपेयर करके कि इसके किस एंटीजन्स के अगेंस्ट हमारी बॉडी में एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रही है, उसके लिए हम लोग ने ह्यूमन इन्फेक्टेड एक्चुअली स्पीशीज़ नहीं ली थी। उसके अलावा एक स्पीशीज़ होती है एकैंथोचैलोनिमा वाइटी, वो मैस्टोमिस एक रैट टाइप स्पीशीज़ है, उसमें वो इन्फेक्ट करता है। तो उसमें उस वाले हम लोग ने निमेटोड पे वर्क किया था, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज़ जो ह्यूमन में इन्फेक्टेड स्पीशीज़ है व्यूस्टीरिया बैंक्रॉफ्टी, उससे काफ़ी सिमिलर हैं। तो उसमें हम लोग ने उनकी एंटीजेनिक जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई किया था कि कौन सी एंटीजन्स हैं जिनके अगेंस्ट हमारी बॉडी में एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो जब हम डायग्नोसिस पॉइंट ऑफ व्यू से उन एंटीजेंस को हम एज ए मार्कर यूज़ कर सकते हैं। तुम्हारा शौक है तजस्सुस है काबिल तहसीन, खुशामदीद ख्वातीन। क्या हमेशा से आप साइंस में दिलचस्पी रखती थी? जब हम लोग MSc कर रहे थे बायोकेमिस्ट्री में, तो हम लोग का प्रैक्टिकल जो है वो काफ़ी लेंदी होता था, 3 to 4 आवर्स का हम लोग का प्रैक्टिकल होता था। तो एक दिन पूरे ही बैच को ऐसा हुआ था कि आज प्रैक्टिकल नहीं करेंगे और आज हम लोग मूवी देख के आएंगे। तो उसमें एक किसी फेलो से सर ने बोला हुआ था कि आपको ये काम करना है कि एक सब्सटेंस था जिसको हमको फ्रीज़ करना था, फिर थॉइंग करनी थी, फिर फ्रीज़ करना था, फिर थॉइंग करनी थी, और वो उसको कम से कम उन्होंने बोला था 2 टाइम्स आपको फ्रीजिंग थॉइंग करनी है, और उसको कम से कम हम लोग को 2 घंटे लग जाने थे। और क्योंकि हम लोग को पिक्चर जाना था, इसलिए उसने जो है सर से मतलब झूठ बोला कि हम लोग ने फ्रीजिंग थॉइंग कर ली है। अब सर ने कहा कि इसको फ्रिज में रख के दिखाओ कितनी देर में फ्रीज़ हो रहा है और कितनी देर में बाहर निकालने पर इसकी थॉइंग हो सकती है। उसके बाद सबको एक एक करके बुलाया गया कि बताओ इसने फ्रीजिंग थॉइंग की थी या नहीं की थी। तो सब एडमिट किया कि नहीं, इसने 2 टाइम्स फ्रीजिंग थॉइंग की है। तो उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करो, इसको फ्रिज में रखो और देखो कितना टाइम तक हुआ, आधे घंटे में तुम लोग ने इतनी जल्दी कैसे काम कर लिया। तो उस दिन हम लोग को पिक्चर जाने के कारण सब लोगों ने इतना एंजॉय किया था, पर बहुत डांट भी पड़ी थी हम लोग को उसके बाद कि जाना था तो सीधे बता देते, कोई बात नहीं थी, कल ये काम कर लेते। पर एक अपने साथी को सपोर्ट करने के लिए सबको उसके लिए झूठ बोलना पड़ा है। तुम्हारा शौक है तजस्सुस है काबिल तहसीन, खुशामदीद ख्वातीन। स्कूलों, कॉलेजों और दीगर दरसगाहों में तालीम हासिल करने वाली लड़कियों की तादाद अब पहले से कहीं ज़्यादा दिखती है, लेकिन जब नौकरी या आला ओहदों पर फाइज लड़कियों की तादाद पर नज़र करें तो अचानक एक बहुत बड़ी कमी दिखती है। लड़कियां आगे चलकर फिर गायब कहाँ हो जाती हैं? आपके ख्याल में क्या आम तौर पर
ख़वातीन ये महसूस करती हैं कि वो इस बात की अहल ही नहीं है कि वो कोई जोखम, कोई बड़ा काम या कोई बड़ा चैलेंज कबूल कर सकें। इस बात में कितनी सदाकत है कि शादी से ज़िंदगी में तब्दीलियों का एक तूफ़ान बपा हो जाता है। ये बिल्कुल सच है कि शादी से औरत की पेशा वराना ज़िंदगी में फ़र्क पड़ता है। दूसरा अहम मरहला उस वक्त सामने आता है जब औरत माँ बनने वाली होती है। पेशा वराना ज़िंदगी के सामने सवाल खड़ा हो जाता है। फिर बच्चे की पैदाइश के बाद तो औरत की ज़िंदगी में तगय्युर सा आ जाता है। बच्चे की खासकर अगर वो बच्ची है तो देखभाल और परवरिश की ढेरों जिम्मेदारियां उस पर आन पड़ती हैं। एक बच्ची को परवान चढ़ाना एक इंतहाई अहम अम्र है। ऐसे में अक्सर ऐसा होता है कि वालिदैन औरत को काम काज त्याग कर घर संभालने का मशवरा देने लगते हैं, लेकिन बाज़ हालात मुस्तस्ना भी हैं जहां औरत को एक साइंसदान माँ को सहारा भी दिया जाता है। शौहर की तरफ से, मायके और ससुराल की तरफ से सहारा मिलता है, या वो इस तरह हाथ बटाते हैं कि घर की जिम्मेदारियां भी अदा हो जाती हैं और औरत की पेशा वराना जिंदगी और उसका तहकीकी करियर भी आगे चलता रहता है। अलबत्ता वो लम्हात बड़े सब्र आज़मा होते हैं जब एक औरत में जिस्मानी तब्दीलियां रूनुमा होती हैं। वो ज़चगी के मरहले से गुज़रती है, फिर बच्चे को जन्म देती है, तो यकीनन उसका अपना काम मुतासिर होता है, लेकिन बाद में वो सब कुछ संभाल लेती है। बहरहाल अज़दवाजी ज़िंदगी, खानगी ज़िंदगी और एक माँ की ज़िंदगी, इन सब को एक साथ लेकर चलना और मुसाबिकत के माहौल में ख़ुद को साबित कदम रखते हुए आगे बढ़ना आसान काम नहीं है।